हिस्सा है देवीलाल जी का 1989 का। तो जब उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में रैलियां चली तो अलवर में वो एक नारा देते हैं तख्त राज बदल लो, बेईमानों का राज बदल लो। और पिछले 4.5 साल का आपका जो हरियाणा में पहनाव रहा उसके बाद में आपकी पार्टी पर भी यही आरोप है भ्रष्टाचार के, तो इसे आप कैसे नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा सवाल है। तो आपको लगता है कि आप पिछली बार की तुलना में इस बार कमजोर हैं? कमजोर आदमी को अपने आप का आकलन करना चाहिए। कमजोर हम नहीं है, स्थिति बदली, परिस्थिति बदली। आपकी मदर यहाँ से रही लेकिन आपने देखा होगा कि आप स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं और जब अपना डबल की बात करते हैं तो यहाँ पे गाँव और शहर के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एक तो जो सूखे विभाग में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की, हाँ बेसिक, हाँ स्वास्थ्य। और अब नशा इसलिए ज्यादा है कि हम एक सिल्क रूट बन गए। राजस्थान से अगर पंजाब का जो आवागमन है उसमें बीच में इलाका यहाँ पे जो यंगस्टर है वो बहुत ज्यादा उन्हें इलाज की जरूरत है। नहीं, मैं उसी बात कर रहा हूँ। और HIV के केसेस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा। मैं अभी पिछले दिनों मिठड़ी गांव में था, वहां पर एक ऐसी चौपाल थी, उसका एक कमरा था। मैंने उस कमरे को विजिट किया तो वहां पर इंजेक्शन और दवाइयां मुझे वहां मिली। पुलिस का काम है रोकथाम करना, हमारा काम है पुलिस जिला बना करवाली, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पुलिस के पास PCR और महिला स्टाफ और आपके नशे के अंदर जो ये क्राइम है इसमें महिलाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ, ये भी बिल्कुल आपने कहा, नशे के अंदर महिलाओं का भी ये चौंकाने वाला आम आदमी पार्टी ये तो स्पेकुलेशन तो चलती रहती है और चलनी भी चाहिए। और आपका जो भाग्य बनने के इसमें भी सब कुछ जनवरी से आप जैसे भावी उम्मीदवार माने जा रहे हैं। नहीं, एक को डिक्लेयर कर दिया है, एक तरीके से ऑफिशियल कागज पर नहीं आया है। उम्मीदवार नहीं रहूंगा और लवाली तो परिवार से उम्मीदवार होने का फायदा होता है। नमस्ते, मैं कविता कुशमी रामकलू के पॉलिटिकल इंटरव्यू सीरीज में आज हमारे साथ हैं दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला को इनके परदादा चौधरी देवीलाल से राजनीति विरासत में मिली। वर्ष 2018 में इनके परिवार को INLD से अलग कर दिया जाता है और उस दौरान इनके पिता जेल में थे और ये दोनों भाई मात्र 2 महीने के अंतराल में ही नई पार्टी का गठन करते हैं और वर्ष 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और हरियाणा की 90 विधानसभा में से 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। उस दौरान के जो राजनीतिक हालात थे, उस दौरान बीजेपी के साथ JJP गठबंधन की सरकार बनाती है, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि JJP के लिए जो राजनीतिक मुश्किलें थी उसी दौरान से शुरू हो जाती है और उसके बाद किसान आंदोलन के बाद में इस संगठन के लिए जो चुनौतियां थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ JJP का गठबंधन टूटता है और JJP जो विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे जो लोकसभा चुनाव थे उसमें मात्र 0.87% ही मतदान मिलता है। तो सर, आप जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो रहा पिछले 5 सालों का, तो आप उसे कैसे देखते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो आपका जब आपके संगठन ने पहली बार चुनाव लड़ा था उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और कैसे रहेगा? निश्चित तौर पर चुनौतियां राजनीति में आती जाती हैं और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का भी नुकसान निश्चित तौर पर किसान आंदोलन में लोग चाहे हमारी महिला बहनों की जो आंदोलन चला उसका भी नुकसान खामियाजा फैक्ट हम उनके साथ थे, हर तरीके से उनकी आवाज़ उठा रहे थे। किसान आंदोलन में भी दुष्यंत जी ने निरंतर किसानों की आवाज़ को उठाया। हमारा कोई सांसद नहीं था और ना ही किसान आंदोलन ये जो खड़ा हुआ उसके जो मुद्दे थे वो हरियाणा की विधानसभा में हल हो सकते थे। मतलब वो बातें समझने से कोसों मील दूर तो भारी नाराजगी तो थी लोगों की, मगर मैं ये मानता हूँ कि वो मुद्दे नेशनल ट्रस्ट के मुद्दे थे, उनका हल हुआ, उससे आगे बढ़े। उसका खामियाजा हमें लोकसभा में जरूर उठाना पड़ा, मगर विधानसभा चुनाव के अंदर स्थिति बिल्कुल अलग है।
रीजन के मुद्दे हैं, क्षेत्र के मुद्दे हैं, और यहाँ पर हर सीट का अलग समीकरण है। तो आपको क्या लगता है कि उस दौर में आपकी जो किसानों से वार्ता थी या जो कम्युनिकेशन थी, आपका मैसेज किसानों तक पहुंच नहीं पाया? हाँ, बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। या भ्रामक प्रचार जो हमारे खिलाफ किया जा रहा था वो ज़्यादा एक्सेल था, और मैं ये मानता हूँ कि हम ये सोच करके बैठे थे कि हम जो कर रहे हैं या जो जो चल रहा है हरियाणा में, हर फसल पर 16 फसलों को करने में डिस्ट्रीब्यूशन दी, कोरोना काल में मंडियों का विस्तार किया, और हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बना, आपको भी इस बात को लेकर खुशी होगी, जिसमें किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट जो है हरियाणा की सरकार ने की। अभी तक पंजाब में भी नहीं हो रही, अन्य प्रदेशों में नहीं हो रही। तो इस ऑनलाइन पेमेंट को लेके किसान काफी नाराज हो रहे हैं कि उस तरीके से जो किसान है वो सक्षम नहीं है। 72 आवर्स के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट गई, उससे नाराज नहीं, उससे तो लोग खुश हैं। मगर मैं ये मानता हूँ कि किसान आंदोलन का जो चेहरा था वो बहुत बड़ा था इसके आगे, और कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को जनता तक नहीं पहुँचा, और उसका खामियाजा है, इसमें कोई तो जैसे कि आपका संगठन और आप चौधरी देवीलाल को अपना आदर्श मानते हैं, तो आपकी अपने परदादा के साथ कैसी याद है? उनके साथ कोई कैंपेनिंग या उनका जो काम मेरा देखने को जन्म 1990 में हुआ, और उनका जो देहांत हुआ वो 2001 में हुआ। हम छोटे बच्चे होते थे, घर पर आते थे। मेरे दादा से ज़्यादा हमारा लगाव दादा से तो था ही, परदादा से ज़्यादा था, क्यों बच्चों को बहुत घर में पसंद करते थे, और जब भी आते थे कुछ ना कुछ हमारे लिए लेकर के आते थे, और सबको नाम से पुकारते थे, सबको अपने साथ बिठाते थे। और आपको कभी उनका काम ऐसे नजदीक से कोई मेमोरी है? आपको उनका काम नहीं, मैंने उनके साथ ट्रैवल किया है, मैं मनाली गया था एक बार उनके साथ, तो वो ब्लड मेमोरी जिसको कहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, मैं उनकी गोदी में बैठा हूँ, गाड़ी में चल रही हो पाती है, बस मेरे थोड़ा सा याद है। या याद है मुझे जब वो सिरसा हमारे घर पर निवास पर आते थे, तो जब जब भी वो आए तो लास्ट उनकी मेमोरीज वो अच्छी तरह मुझे याद है। दिल्ली फार्म पे उनके साथ बैठना, और वो बैठ के अखबार पढ़ाते थे। तो वो आपको राजनीति में इंटरेस्ट उसी टाइम से डेवलप? नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट तो उस समय नहीं डेवलप हुआ, बट राजनीति में मैं तो क्रिकेट खेलता रहा, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता रहा। राजनीतिक तौर पर तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं था स्कूल में। हाँ, ये है कि 10वीं कक्षा में, 9th 10th में तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे महसूस होने लगा कि राजनीति के अंदर मुझे आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। तो पहले तो ये था कि क्रिकेटर बनूंगा, तो क्रिकेटर वो जीवन अपने आप जो दवाई पे ले जाता है, मोड़ आते रहते हैं। तो ऐसा वो आ गया कि मैं लंदन पढ़ाई कर रहा था, यहाँ मेरे पिताजी को कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत जेल में जाना पड़ा, दादाजी को जेल में जाना पड़ा, हमें सब कुछ छोड़ के रातों रात वापस आना पड़ा, और वो सिचुएशन ऐसी हो गई, कैश 22 की, इधर करें या उधर करें। फिर फैसला लिया लाइफ राजनीति में आगे बढ़े। 2013 में मैं इंसू का प्रधान चुना, और मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे छात्र राजनीति का हिस्सा बनने का अवसर मिला। आज जो कुछ भी मैं हूँ या मेरी पहचान है वो इंसू की है। हाल ही में जैसे लोकसभा चुनाव का परिणाम, और जब हम गढ़वाली हल्के की बात करते हैं, तो यहाँ से जो आपका गठबंधन जेजेपी है उससे 8700 वोट मिले, और जो आप जिस पार्टी से अलग होकर आपने ये संगठन बनाया INP, वो यहाँ से 2 गुने वोट करके जाते हैं। तो इसे आप किस तरीके से देखा? और अभी आप जैसे गाँवों में और शहर में भी आपके डोर टू डोर चल रहा है कैंपेनिंग। मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, और मैं आप कह रहे हैं कि हमें कम वोट मिले उनको ज़्यादा मिले, मैं इसे अलग तरीके से मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ कि विकट विपरीत परिस्थितियों में 90 विधानसभाओं में हमें सबसे ज़्यादा वोट कहाँ मिले? दवाई, यानी सुधार के लिए गुंजाइश कहाँ है? दवाली में 2 दफे मेरे पिताजी भी एमएलए रहे, मेरी माता जी भी एमएलए रही। पिछली दफे हम चुनाव नहीं लड़े, तब भी सरबजीत मसीता जो हमारी पार्टी के अच्छे कैंडिडेट थे, उनको 25,000 मत मिले। तो सदैव दवाली में हमारी वर्कफोर्स बहुत है। आपने सरबजीत मसीता का नाम लिया, पिछली बार आपने यहाँ से सिख चेहरे पर अपना नाम खेला था, और इस बार आप स्वयं वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं, तो क्या उस तरीके से राजनीतिक समीकरण सेट नहीं बैठा? राजनीतिक समीकरण सिख चेहरा या नॉन सिख चेहरे की बात ही नहीं। राजनीतिक चेहरा जो है वो अच्छे आदमी को चुनाव लड़ाने। तो मेरे घर में आधा रात सरदारों का है,
मेरी धर्मपत्नी जो है वो सिख है, तो ये सब बातें चलती रहती हैं। तो जैसे आपके साले साहब चुनाव प्रचार के दौरान देखे जा रहे हैं, तो आपकी कैंपेनिंग में क्या आपकी धर्मपत्नी आगे हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। मेरी मदर वाज द पर्सन जो हमारी फैमिली में उसका 100 जिनने कदम रखा, और उन्होंने मुझे याद है आज भी वो जब पहले दिन कह रही थी कि राजनीति मेरा काम नहीं है और मैं कभी नहीं कर सकती, बट जब वो राजनीति में आई तो क्या मतलब जो है ना उनकी लाइफ में, हमारी फैमिली के माहौल में कितना बदलाव आया, और कैसे उन्होंने हरी चुनरी चौपाल जैसी क्रांतिकारी विचार को आगे रख करके हरियाणा में बड़े बदलाव आए। तो विधानसभा 2 दफे गई और आज हरियाणा के अंदर महिलाओं को पंचायत में आधा हिस्सा मिला है, तो उसमें एक बड़ी भूमिका उनकी है। हाँ बिल्कुल, नहीं पत्नी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी वो, क्योंकि राजनीति और सामाजिक जिम्मेवारी एक साथ चलती है। तो ये विधानसभा इलेक्शन में तो नहीं, वो आएंगी, मैं उन्हें इस विधानसभा इलेक्शन, हाँ इस विधानसभा चुनाव में भी वो आएंगी, जब सही समय होगा उनको आना चाहिए और उनको अपनी कम्युनिटी में जाना चाहिए, सब लोगों से मिलजुल करना चाहिए, उनको रिश्ते यहाँ पर बनाने चाहिए, मिलना चाहिए लोगों से, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे समय बदल रहा है, राजनीति बदल रही है, और लोग आपको एज अ फैमिली मैन भी देखना चाहते हैं, आपकी फैमिली को जानना चाहते हैं, लोग हर चीज को जज कर करके आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे डबल हल्के में अभी आप पिछले लगभग 1.5-2 महीने से यहीं पे रहते हैं, इस हल्के में एक गॉसिप चल रही है कि चुनाव से चंद 2 महीने पहले एक एनजीओ बनती है ना, लाइब्रेरीज खोली जाती है, गरीबों को आर्थिक सहायता दी जाती है, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, तो पिछले 4.5 साल में संगठन की ओर से ऐसा कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मेरी जिम्मेवारी अलग थी। अब मुझे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ भेज दिया, तो मैं जहाँ चुनाव लड़ूंगा तो मैं उसे अपना घर मानूंगा, मैं यहाँ पर सेवा करने आया हूँ, और मैं यहाँ पर अगर कोई काम कर रहा हूँ, मेरे विरोधी जो हैं, ध्रुव विरोधी, उनको इस बात का बहुत दर्द है कि लाइब्रेरीज क्यों खुल रही है। मैं कह रहा हूँ कि इस उजड़े हुए बगीचे में मैं सुंदर सा फूल खिला रहा हूँ। आपकी माता भी यहाँ से विधायक रही है, तो उन्होंने बहुत काम किया, जो उनके काम है, अगर आप गांव-गांव में जाओगे और उनके काम आज भी याद किए जाते हैं, उनका रवैया, उनका स्वभाव जनता के प्रति और गरीब जनता के प्रति। पेटी ग्रांट फंड को आज तक हरियाणा में किसी विधायक ने सही उस पर तौर पर जो है ना उसको वो किया है, वो उन्होंने किया है। उन्होंने जो भोग लिया गाँव में, आपको छोड़ कर रोकूंगा, हरियाणा में 90 विधायक थे उस समय भी, आज भी। सो 90 उन विधायकों ने 90 गांव बोल दिए। आप उसमें हमारा पन्नीवाला गांव जाकर के देखिए कि नैना सिंह चौटाला जी द्वारा किए हुए काम, यानी उनकी लगन काम के अंदर इतनी ज्यादा है कि जो जिम्मेवारी आज तक उन्हें मिली, उन्होंने राजनीतिक तौर पर नहीं, उसे अपना घर मान करके, और वो बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरे लिए कि मेरी मदर यहाँ से विधायक रही, उसका बेनिफिट मुझे आज इस चुनाव में मिला है, लोगों ने आज। आपकी मदर यहाँ से रही, लेकिन आपने देखा होगा कि आप स्वास्थ्य शिविर पे लगा रहे हैं, और जब अपना डबल हल्के की बात करते हैं तो यहाँ के गांव और शहर के जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक तो जो सूखे विभाग में बहुत सारी खामियां हैं कि अल्ट्रासाउंड की मशीन्स नहीं है, और जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं, जो गाँव में डिस्पेंसरीज और ओडा में अल्ट्रासाउंड की मशीन, ओडा में एक्सरे की और तमाम चीजें नहीं थी। पीछे हमने आवाज उठाई, कुछ सुधार हुआ है। आपको नहीं लगता कि डबली से जो है हमेशा देवीलाल के टाइम से ये राजनीति का गढ़ रहा है और ये इतना पिछड़ गया है? राजनीति का गढ़ रहा है, विकसित भी है इलाका, ऐसा नहीं है। आप इरिगेशनल तौर पर देखिए बहुत विकसित है। जो आज कीनू की यहाँ पर है, प्रोडक्शन है और चीजें हैं, इरिगेशन वाटर है, खरीफ चैनल की बात हो रही है, ऐसा नहीं है विकसित नहीं है, मतलब वो कुछ स्वास्थ्य की, हाँ बेसिक, हाँ स्वास्थ्य। और अब नशा इसलिए ज्यादा है कि हम एक सिल्क रूट बन गए। राजस्थान से अगर पंजाब का जो आवागमन है उसमें बीच में इलाका पड़ता है, और बॉर्डरिंग एरिया है, यहाँ से पाकिस्तान का भी इलाका दूर नहीं है, तो ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमें उसका खामियाजा उठाना होगा। तो दिग्विजय चौटाला की क्या प्लान है नशे को लेकर के लोगों को जागृत करने की, नशे की रोकथाम कैसे किया जाए, जो दिशाहीन है उनको दिशा कैसे दी जाए। उनको दिशा इसी तरीके से दी जा सकती है कि उन्हें अच्छी एजुकेशन,
अच्छी दिशा में। आपने गाँव की कंडीशन देखी होगी, कल आपका दौरा इधर बागड़ी में था, बुशहर और उसके आसपास के इलाकों में। आपको शायद वहाँ से पता भी चला होगा कि यहाँ पे जो यंगस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हैं, कि उन्हें इलाज की ज़रूरत है। नहीं, मैं उसी बात कर रहा हूँ। और HIV के केसेस भी यहाँ पे बहुत सीरिया ज़्यादा में बहुत काफी ज़्यादा बढ़े है। हैं। मैं अभी पिछले दिनों मिठड़ी गांव में था, तो वहाँ पर एक जो SC चौपाल थे उसका एक कमरा था। मैंने उस कमरे को विजिट किया तो वहाँ पर इंजेक्शन और दवाइयाँ मुझे वहाँ देखने को मिली। तो मैं हैरान हो गया। तो लोगों ने मुझे बताया कि हमारे जो कुछ इस तरह का गिरोह है वो यहाँ आकर के बच्चों को करता है। तो मैंने यानी हमारा इलाका बुरी तरह प्रभावित है, इस बात की कोई बुराई नहीं। उन्हें जागृत करना, उन्हें सही दिशा पर आगे बढ़ाना। मैं डी एडिक्शन पे काम कर रहा हूँ, उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहा हूँ। और अयास जो है ना, एक लॉन्ग टर्म प्लान है, अयास एक शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था भी आप दिग्विजय चौटाला को अनाउंस करेगा तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। उम्मीदें उतनी ही रखें जितना हम काम कर सकते। हमने आज तक 500, कल तक का आंकड़ा है बस 539 लोगों का इलाज शुरू कर दिया है। मैं आपको कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा अगर आप उसे पोस्ट कर सकें, तो जिससे लोगों को असली मायने में फर्क पड़ रहा है। मगर मैं ये कह दूं कि एक दिन के अंदर जो है ना स्थिति बदल जाएगी, ऐसा नहीं। पुलिस का काम है रोकथाम करना, हमारा काम है मदद। पुलिस जिला बना डबवाली, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पुलिस के पास PCR और महिला स्टाफ भी है, और आपके नशे के अंदर जो ये क्राइम है इसमें महिलाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ, ये भी बिल्कुल आपने कहा, नशे के अंदर महिलाओं का भी ये एक चौंकाने वाली बात है। ये मैंने कहीं और नहीं सुना, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ तक रही बात पुलिस के पास फैसिलिटीज नहीं, पुलिस जब नया जिला बनता है, 4.5 साल मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब एक नया जिला बनता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं बनाने में लाने में कुछ समय लगता है। नया जिला बना है और जिला बनाने में हमने बहुत लंबा संघर्ष किया। आज जिला बना है, संपूर्ण जिला भी बने, सिर्फ पुलिसिया जिला तक ना सीमित रहे, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसको पूरा जिला बनाए और फिर यहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा करना कि ऐसे लोग जो इस तरह के तत्व हैं उनमें खौफ पैदा हो, उनमें डर हो। और उसके लिए हम निश्चित तौर पर, अगर मुझे यहाँ से चुनने का मौका मिलता है, यहाँ से जाने का मौका मिलता है, तो मैं बड़ी मजबूती से इस आवाज को विधानसभा तक लेकर। अच्छा, एक चर्चा ये भी चल रही है कि जेजेपी का आम आदमी पार्टी के साथ वोट ये तो स्पेकुलेशन तो चलती रहती है और चलनी भी चाहिए। आपका बंधन के इसमें आने के साथ हो सकती है? मैं सकारात्मक सोचता हूँ। मदद हो सकती है? मैं सकारात्मक सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि सभी समान विचारधारा के लोगों को साथ आना चाहिए, जिससे हम बीजेपी कांग्रेस को काउंट कर सकें, मजबूती से कर सकें, किसान कमेरे की आवाज को विधानसभा तक ले जा सकें। बाकी हालात क्या होंगे, कौन कितना जीत करके आएगा, कौन आगे बढ़ेगा, ये भविष्य की बात है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम 10 सीटें जीत करके आएंगे। अच्छा, एक कार्यकर्ता के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मीडिया ने भी जो दिखाया था, या जो कार्यकर्ता सोच रहा था कि 2-3 सीटें आएंगी, हमारा तो मिशन 2024 का था, नारा ये दिया करते थे उस समय। मगर वो ऐसा समीकरण बैठे कि हमें हरियाणा की सत्ता की चाबी हमारे हाथ में थी। अच्छा, एक किस्सा है देवीलाल जी का 1989 का। जी। तो जब उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में रैलियां चल रही थी, तो अलवर में वो एक नारा देते हैं, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और पिछले 4.5 साल का आपका जो हरियाणा में पहनाव रहा, उसके बाद में आपकी पार्टी पर भी यही आरोप लगे भ्रष्टाचार के, तो इससे आप कैसे? नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा सवाल किया। मुझे ये बात कहते हुए खुशी होती है कि दुष्यंत जी पर बहुत सारे लोगों ने छींटा है। धान घोटाला, शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, वो तब तक की जब तक दुष्यंत जी ऑफिस में थे। जिस दिन दुष्यंत जी ने स्टेप डाउन किया, तब से लेकर आज तक उस बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। और सिर्फ किसान आंदोलन का मुखौटा दुष्यंत के विरोध में बनाकर चर्चा कर रहा है। मेरे बहुत प्रिय चाचा अभय सिंह चौटाला जी कहते थे कि मैं प्रदेश भर में यात्रा कर करके दुष्यंत को एक्सपोज करूंगा। क्या एक ही बात सामने आई? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे मैं दुष्यंत की इन्वॉल्वमेंट शराब घोटाले की जनता के सामने रखूंगा। क्या कोई सबूत सामने आया? कोई रजिस्ट्री घोटाले की बात करता? यानी दुष्यंत को बदनाम कर करके कमजोर करने का
एक इनका प्रयास था। इसके अलावा इनके पास उसकी बुनियाद नहीं थी। दुष्यंत जी एक प्रोग्रेसिव लीडर हैं और उनको कमजोर कुछ समय के लिए किया जा सकता है इन बातों से। मैं ये मानता हूं कि हम मजबूती से लौटेंगे और उसकी शुरुआत अब एएसपी, जेजेपी और जैसा आपने कहा कि वो महागठबंधन आपका एएसपी का नाम लिया, आपका गठबंधन के एएसपी के साथ हुआ और आपने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का अभी तक ये फैसला है। तो आपको लगता है कि आप पिछली बार की तुलना में इस बार कमजोर हैं? कमजोर आदमी को अपने आप का आकलन करना चाहिए। कमजोर हम नहीं है, स्थिति बदली, परिस्थिति बदली, हम पहले से मजबूती से उभरेंगे। हम इस बार इस विधानसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगे। हालात ऐसे बन जाएंगे, अगले जो भी एक महीना बचा है या 32 दिन बचे हैं, हालात परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि हम 10 से ज्यादा सीटें जीत करके विधानसभा की वापस। तो डबली से आप जैसे भावी उम्मीदवार माने जा रहे हैं, हालांकि अभी नहीं, एक वो डिक्लेयर कर दिया है एक तरीके से, अनऑफिशियल कागज पर नहीं आया है। उम्मीदवार नहीं रहूंगा और डबली तो परिवार से उम्मीदवार होने का फायदा होता है? नहीं, परिवार से उम्मीदवार होने की बात नहीं है। डबली हमारा घर है, मेरा गांव डबली है और मुझे राजनीति करने का सौभाग्य हासिल अगर हो रहा है यहाँ से, डबली से मुझे मौका मिला है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगर मैंने इतना छात्र राजनीति में पार्टी के सेक्रेटरी के तौर पर इतना लंबा चौटाला गांव में आपने तो नाम लिया अपने गांव से, चौटाला गांव में आप अपना एग्जिस्टेंस कैसा देख रहे हैं? अगर हम लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात करें, लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो आपके जो अभी प्रोग्राम भी हो रहे हैं तो वहाँ पे भी लोग कम पहुँच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। चौटाला गांव में अच्छी भीड़ आ रही है। चौटाला गांव हमारा गांव है और गांव के लोग मुझे भरपूर आशीर्वाद देते। जो आपने कंपैरिजन किया लोकसभा से, तो एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते आपको ये जानना भी जरूरी है कि अगर लोकसभा के आधार पर विधानसभा के रिजल्ट आते तो क्षेत्रीय पार्टियां कभी देश की राजनीति में पैदा ही नहीं। ये कहना बिल्कुल गलत होता है। चौटाला गांव के अंदर, चौटाला गांव के अंदर मेरी माता जी को, मेरे पिताजी को बहुत बड़ी लीड मिली और मुझे चौटाला गांव से उससे बड़ी लीड मिलेगी, क्योंकि वहाँ ऐसा मैं उम्मीद नहीं करता, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा गांव है। अच्छा, तो डबली से आपकी क्या है कि आप क्या समस्याएं देखते हैं? गांव की बात में एक बात और मैं कह सकता हूँ कि हमने, आपने कहा ना कि 4.25 साल में क्या हुआ, किसी एक गांव में 272 करोड़ की परियोजनाएं दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी कलम से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम और महाग्राम योजना के तहत सबसे पहले हरियाणा में अगर सीवेज लाइन किसी गाँव में लगी है तो चौटाला। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चौटाला गाँव का वोट बहुत कीमती है, 272 करोड़ के काम कराकर हमें 272 ही वोट मिले। तो ये राजनीतिक तौर पर जो है ना हालात होते हैं, परिस्थितियां होती हैं। मैं चौटाला गांव से और डबली से डबली के लिए आपकी क्या योजना है? आपको क्या बड़े मुद्दे हैं? बड़े मुद्दे तो यहाँ पर क्या है, खरीफ चैनल निकल जाए, जो आपका ये नगर का पानी आ रहा है, इससे खरीफ चैनल निकल जाए, शहर की व्यवस्था सुधर जाए, नशे के खिलाफ यहाँ पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। एक हमारे यहाँ पर रिफाइनरी है, श्री गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी, जो तलवंडी साबुला मंडी की तरफ, इसका हरियाणा के अंदर एक्सटेंशन हो और इसमें प्लास्टिक पार्क। हमारे यहाँ से एक नया हाईवे दुष्यंत जी प्रपोज करवा करके गए थे, अभी तो उस पर वो बीच में अटका दिया है मोदी की सरकार ने, जो चौटाला से लेकर के पानीपत तक जाएगा। तो हमारे पास 2 हाईवे, जो आपकी भारतमाला का प्रोजेक्ट नया निकला है, इसके बीच के अंदर इंडस्ट्रियल हब क्रिएट किया जा सकता है, लॉजिस्टिक पार्क आ सकता है, प्लास्टिक पार्क आ सकता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है, अगर एयरपोर्ट हिसार में आता है तो हिसार में जमीनें महंगी है और कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। डबली को लेकर के एक दूरगामी सोच है जिसमें मैं काम करूँ। अपना जैसे डबली जो क्षेत्र है वो यहाँ पे समृद्ध किसान माने जाते हैं जी। तो पिछले आप 4-5 साल में देखोगे तो जो कृषि का जो स्ट्रक्चर है वो काफी बिगड़ा है। मतलब आप अगर पिछले आपने यहाँ पे कॉटन अपने काफी ज्यादा होता है, कॉटन के अंदर तो गुलाबी सुंडी के कारण पूरे देशव्यापी तौर पर मिलना, कॉटन कमजोर हो गई। क्या लगता है कि फिर धान इसका विकल्प नहीं, धान विकल्प नहीं है, कॉटन के बीज को बदलना चाहिए। कॉटन का जो आपका कॉटन का बीज है वो हमारे देश की सरकार को फैसला उस पर देर समय लेना ही होगा।
अगर कॉटन को देश में बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान हमारे से आगे चल रहा है, अगर हम उस पर आज भी नहीं सोच पा रहे हैं तो ये हमारे लिए जो हमारे किसान के लिए बहुत कमजोर बात है। और धान जो है, एक्चुअली धान में कमाई ज्यादा होती है मगर पानी की खपत ज्यादा लगता है, तो रिसोर्सेज अगर हमारे पास अभी नहीं होंगे तो पानी का ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि जो ये हमारे स्तर पर होने वाले मुद्दे नहीं, आवाज तो यहाँ से उठ रही है, मगर देश की सरकार को ये समझना होगा और फैसला लेना होगा कि वो कॉटन को बचाना चाहती है कि नहीं। अगर आप सरकार में आते हैं तो हरियाणा के किसानों के लिए आपकी क्या योजना है? हमारी योजना यही है कि किसान समृद्ध हो, किसान उज्ज्वल हो, किसान आगे बढ़े, किसान को जो उसकी MSP का पूरा वो मिले और किसान को किसी के आगे झोली ना फैलानी पड़े, उसका हक उसे मिले। किसान व्यापारी के आगे MSP गारंटी तो हम दे ही रहे हैं ना। हरियाणा अब यही तो नहीं लोग बात समझ पा रहे, पता नहीं क्यों किसान आंदोलन में दरअसल वो हवा चली पंजाब से और कुछ इन बीजेपी वालों ने जो पिपली के अंदर पुलिस का लाठीचार्ज करवाया कि गृह मंत्री के आदेश पे वो हुआ, वो बढ़ता बढ़ता इतनी आग लग गई। अब चलो उस बात पर तो बहुत लंबी बात हो सकती है, हरियाणा के अंदर का मुद्दा ही नहीं था वो, हरियाणा का मुद्दा था नहीं। ये जो आंदोलन खड़ा हुआ, मैं इस पे बोलूंगा तो फिर चर्चा शुरू हो जाएगी। हम जब MSP दे रहे हैं, हमारी स्टेट का कानून है, हम 16 फसल पर MSP दे रहे हैं, अब जिसको बढ़ाकर नायब सिंह सैनी ये कहते हैं कि हम 23 में देंगे, तो हम तो 16 फसल पर जितनी फसलें होती हैं उससे ज्यादा फसलों पर MSP दे रहे हैं। हम तो मूंग और मूंगफली की MSP की गारंटी दे रहे हैं हरियाणा। मुझे नहीं समझ आता कि ये मुद्दा हरियाणा में क्यों बढ़ गया, मगर कई बार जो होता है कि आप उन चीजों को नहीं रोक सकते। हरियाणा के अंदर किसान को जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, मैं ये कहता कि वो इनफ है, मगर इससे ज्यादा मिलनी चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूं। मगर मैं इस बात का भी पक्षधर हूं कि हरियाणा का वो मुद्दा नहीं था जिस पर इतनी बड़ी जंग हरियाणा में छिड़ी और जिसका खामियाजा दुष्यंत चौटाला को, जो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे, जो हरियाणा के हर खाते में 72 घंटे में पैसा दे रहे थे, MSP मिल रही थी। मैं ये तो पूछता हूं कि MSP का डर हरियाणा के किसानों को क्यों आया? जब मिल रही है MSP, किसानों को MSP का हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है। ये मुद्दा हाँ, अगर वो लागू होता तो इतना जो आर्थिक संकट देश पर ये बता रहे थे, हाइपोथेटिकल जो बातें हो रही थी, हाँ वो फायदा होता यूपी के किसानों को, अन्य किसानों को, दूसरे किसानों को। अगर MSP का कानून देश में आज भी लागू हो जाता है तो मैं ये मानता हूं उससे अन्य प्रदेशों में खुशहाली। हम इसके पक्षधर हैं, अगर देश के हर किसान को समृद्ध बनाना है तो हम इसके पक्षधर हैं, मगर ये फिर वो बात वही है कि हम हरियाणा में बैठ के बात कर रहे हैं। हरियाणा में ऑलरेडी इसका कानून है, मगर उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता, किसान नेता भी नहीं करना चाहते, आप भी नहीं करना चाहते, मैं भी नहीं करना चाहता, क्योंकि सब लोग बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आपका शुक्रिया, शुभकामनाएं। और आप हरियाणा की राजनीति को लेकर क्या विचार रखते हैं, हमें जरूर बताइए।